नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कई क्लास लिए हैं, चाहे वो ईवीएस हो चाहे फिर सीडीपी हो। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में देखना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, कि क्या करना चाहिए, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्योंकि क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम करते क्या है, बेसिकली हम बच्चों की बारे में जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है और वो कितना कमी है, वो किस तरह से सीख पाएगा, या फिर कहाँ पे वो उसका मजबूती है, कहाँ पे उनका कमजोरी है। इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, मतलब देश है। तो क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। सिर्फ हम नॉलेज गेन नहीं करते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण में अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया यानी एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 3rd नंबर पे है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, मतलब जब विद्यार्थी हो यानी स्टूडेंट और शिक्षक हो, दोनों को सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी करता क्या है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। नहीं, जब वो उत्साह में रहेगा तो क्यों होगा, ठीक है, जब उसको विश्वास होगा तो वो उत्साह में रहेगा, प्रेरित रहेगा। ठीक है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वही सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, बच्चों की गलतियां, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्व विहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए वह तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, हमें क्या है, अधिगम क्या है, एक भाग है अधिगम का, कौन, गलतियां तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे, ठीक है, गलतियों के बाद ही तो वो उनको सुधार करेंगे, जो भी गलती होगा उनको वो सही करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम का एक भाग है, क्या, गलतियां। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे, यह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल, ठीक है, वह प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। बच्चे खुद कैसे पहल करते हैं, वो निम्न में से क्या उदाहरण है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, मतलब बच्चा सेंटर में होगा, चाइल्ड सेंटर विधि है, मेथड है, परंपरागत विधि है, या अंतर व्यक्तिक विधि है, या फिर निर्माणात्मक विधि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होगा, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। ठीक है, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। मतलब है कि बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते उसमें एक गिल्टी फील हो जाती है और वो आसानी से पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो क्या है, किसके कारण ये होता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ये तो बात सही है कि अलग नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में होगा नहीं सही। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान, संज्ञान एवं संवेग, मतलब कॉग्निटिव एवं इमोशंस। ठीक है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग हो या फिर हमारा इमोशंस हो, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 और उसका संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, तो हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 3rd जो होगा वो सही हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। मतलब कोई शिक्षक वो क्या करता है, प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में, यानी बच्चे अच्छे तरीके से समस्या का समाधान कर सके, उस तरह से सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगी बच्चे को, किस तरह से बच्चों को इनकरेज करेगी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके, जहाँ पे भी रोट आएगा हमारा, कंठस्थीकरण आएगा, याद करना आएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर सके, सही है, ये सही लग रहा है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त है मात्रा में अवसर प्रदान कर सके, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही होगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए आप अनुमान लगाइए किस किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही उनको बहु विकल्प देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। मतलब जो जीन प्याजे हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, ठीक है, उनका प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप में समान होती है लेकिन प्रकार में अलग होती है। बच्चे और बूढ़े, बच्चे हैं या फिर जवान है, दोनों सोचेंगे उतना ही, लेकिन दोनों को सोचने का तरीका जो होगा यानी प्रकार जो होगा वो अलग होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होगी, बिल्कुल सही है। क्वालिटेटिव रूप में क्या होगी, अलग होगी, यानी क्वांटिटी में समान होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है और बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, बच्चे क्या होते हैं, बड़ों जितना सोचते हैं लेकिन सोचने का जो प्रकार होता है वो अलग होता है, तो वही हो जाएगा गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है। जेंडर जो है हमारा, जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर क्या है, यह एक सामाजिक संरचना है, सही है। यह एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है। जब सेक्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तब हम वहां पे क्या बोलेंगे, जैविक निर्धारण। ठीक है, तो ये जेंडर क्या है, हमारा एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। मतलब जो ब्रॉड डोमेन है किसका, विकास का, डेवलपमेंट का, उसकी सही पहचान कौन करता है, तो वो हमारा बेसिकली क्या है, PCSE है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशंस। जो किसने दिया है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशंस, इसके बारे में हम बेसिकली बात करते हैं। ये हमारा 4 डोमेन दिया हुआ मेन, ठीक है, ब्रॉड डोमेन है। तो ये हमारा शारीरिक तो होगा, व्यक्तित्व ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक पहले आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक, उसके बाद कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, उसका सामाजिक और संवेगात्मक। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या है, शारीरिक मतलब फिजिकल, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, उसके बाद है सामाजिक मतलब सोशल, संवेगात्मक मतलब इमोशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। अनुवांशिक विशेषक नहीं है। बुद्धि क्या है, एनवायरमेंट के द्वारा भी वो निर्धारित हो सकता है या फिर बढ़ाई, यानी कि अगर उनको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से एक्टिवली बच्चा कार्य करेगा, तो उनकी बुद्धि में थोड़ा बहुत ये हो जाए, यूटिलाइज वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। मतलब बुद्धि का क्या हो सकता है, सिर्फ आकलन किया जा सकता है, उनको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सेकंड सही लग रहा है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की प्रक्रिया है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग की प्रक्रिया है नहीं। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं क्या है, शामिल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 12वां नंबर प्रश्न है दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। मतलब जी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसका ये है माध्यम है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सरकार तो थर्ड में आ जाती है, मीडिया भी थर्ड में आती है। ठीक है, परिवार हमारा फर्स्ट में आता है, विद्यालय सेकेंडरी में आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय गतिविधि है। यानी लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दिया है, ठीक है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है, उसके अनुसार क्या है अधिगम यानी लर्निंग क्या है? एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो उन्होंने क्या कहा? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, यानी बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक होगा? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों के अनुत्क्रमता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य जो होगा वो तो सेंसरी में आ जाएगा, ठीक है, विलंबित भी उसके बाद उससे आगे में चला जाएगा। विचारों के अनुत्क्रमिता यानी रिवर्सिबिलिटी, यही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारा क्या है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे को विशेषित करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। जहाँ पे भी इस तरह की बात होगा आर्थिक, ये माने ही नहीं रखता आर्थिक, ठीक है, उसको निर्धारित करेगी, उसके अधिगम क्षमता को क्यों प्रभावित करेगा, ठीक है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। आनुवांशिकता के साथ साथ हमें क्या होता है, एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 16वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो प्रगतिशील होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसमें बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकरकों के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? यानी वयस्क के रूप की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवधि, ये भी गलत। बाल्यावस्था की समाप्ति, ये भी गलत हो जाएगा। तो किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस हो जाएगा, जो हमारा क्या होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष के, 12 से 18 साल का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडोलेसेंस हो जाएगा यानी किशोर अवस्था, ठीक है, जो वयस्कता का पहल करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। उसको पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। उसके बाद ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते। ये बिल्कुल प्याजे ने कहा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे और साथ ही क्या करेंगे, वो सक्रिय रूप से संचरित होते हैं और दुनिया के व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रक्षेपण अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 19वां नंबर प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। चालक विकास यानी मोटर जो डेवलपमेंट है उसकी विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है, ग्रोस टू फाइन जाता है, ठीक है। ग्रोस को जिसको हम बोलते हैं क्या, स्थूल, और जो हमारा फाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा, ग्रोस टू फाइन चलता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हाथ पैर हिलाते हैं, उसके बाद उनका कंट्रोल उंगलियों पर होता है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या जानते हैं कि ग्रोस टू फाइन चलता है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? मतलब खिलौने को या फिर घर का कोई सामान, उनको इन सबको किसी विशिष्ट लिंग के साथ, या फिर लड़की के साथ या फिर लड़का के साथ, जैसे कि कबड्डी सिर्फ लड़का खेल सकता है, या फिर
लड़के लड़के रोते नहीं है, लड़का अगर रो रहा है तो कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये सारा ये सब जो है क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जेंडर सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा। जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, ये तो हमारा हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि अगर किसी रंग को या फिर व्यवसाय को विशिष्ट लिंग के साथ यानी स्पेशल सेक्स के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या कहलाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप हमारा कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ये फोर्थ नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, यानी कि शुरुआती कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये सही है। ये उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत। उसकी अपेक्षा करना चाहिए, ये भी गलत। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए तथा उनका संचय करना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 22वां नंबर प्रश्न है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर में जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक सिद्धांत, ये तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक कर्म अभिविन्यास, ठीक है। तो ये इसमें चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन। बच्चे यानी कि कहने का मतलब है अगर वो गलती करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगा, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। और बता दें कि ये जो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है, ठीक है, इसका जो उम्र रहेगा बच्चे का 4 से 10 साल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, यानी कि जो अपने आप से करते हैं, ले वाइगोसी क्या कहते हैं। तो जो ले वाइगोसी क्या कहते हैं, अपने आप से करते हैं तो ले वाइगोसी उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। साथ ही प्याजे उसे ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। तो अगर प्याजे दिया रहता तो थर्ड नंबर सही होता, लेकिन हमारे क्या दिया हुआ, ले वाइगोसी दिया हुआ, तो हमारा चौथा नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। देश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सामने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी सामने नहीं होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। क्या कहता है, एक नियमित विद्यालय में वो कौन सा विशेष शिक्षा या अधिकार देता है, या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा देता है, समावेशी शिक्षा क्या देता है, समावेशी यानी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो हमें, ये विचारधारा यह सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे नहीं, क्या चाहिए हमेशा कि वो सांस्कृतिक विविधताओं को अच्छे तरीके से देखे और उनके बारे में ख्याल रखे। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यह संप्रेषित करता है कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, महत्व देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तुलना करना ही नहीं है। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही होगा, क्योंकि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और साथ ही उन्हें महत्व दे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है, पृथककरण का, मुख्य धारा शिक्षण का, एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, 2009 किसकी वकालत करता है, तो ये करता है समावेशी शिक्षा का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का करता है। 27वां नंबर प्रश्न है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए। पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए, हमेशा सवाल पूछने के लिए कक्षा में प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, मतलब कि
कौन ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक यानी मीनिंगफुल अधिगम होता है, मीनिंगफुल लर्निंग घटित होता है, वो कौन सा नहीं है। निर्देश एवं संचालन ये तो होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक प्रक्रिया ये भी होता है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें कंठस्थीकरण एवं याद नहीं कराना है, पुनरावृत्ति और अभ्यास हम करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये जो हमारा क्या है, सार्थक अधिगम इसके द्वारा घटित नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान के लिए प्रस्तुत करता है। पहला है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली क्या होते हैं, मूल समाधान के बारे में सोच सकता है। ठीक है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अति शीघ्रता के रूप से सीखने की योग्यता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अति शीघ्रता रूप से सीखने की क्या है, योग्यता है। तो फर्स्ट का जो होगा डी हो जाएगा। डी हम देख लेते हैं किस किस में है। डी हमारा पहला में है और उसके बाद क्या है, फोर्थ में भी है डी। ठीक है, पहला में और फोर्थ में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अधिगम अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और किसी में है नहीं। उसके बाद सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या हो जाएगा, मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, तो बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है फिर, अवधान कमी, ठीक है, आसानी से विचलित होने की आदत होता है, जो ADHD में होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डीएक्टिवेट बच्चा जो होता है आसानी से विचलित हो जाते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। इसमें नहीं होगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि है उसमें और विभिन्न कार्य जो उसमें सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही हो जाएगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।